प्रिय मित्रों, अस्सलामुअलैकुम। आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं नारायणगंज के एक युवक मोहम्मद नाफी की ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी जो एक साथ प्रेम, पीड़ा और विस्मय का संगम है। ये कहानी आपको उस सच्चाई के सामने खड़ा कर देगी जहां असली मोहब्बत मौत को भी मात दे देती है। छल, कपट और धोखे से भरी इस दुनिया में ऐसी मोहब्बत वाकई बहुत दुर्लभ है। यकीन मानिए, अगर आप इस कहानी को शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि क्या हकीकत में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं नारायणगंज के प्रवासी नाफी की दिल हिला देने वाली जीवन गाथा। प्रिय मित्रों, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद नाफियू है। मेरा घर नारायणगंज में है। मित्रों, अपनी जीवन कथा शुरू करने से पहले मैं आपको अपने परिवार के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। हमारे परिवार में मैं, मेरे माता पिता और दादा दादी हैं। इसके अलावा मेरे 2 बड़े भाई भी हैं, लेकिन मेरी कोई बहन नहीं है। हमारा निवास नारायणगंज शहर के बिल्कुल पास एक गांव में था। मेरे पिता शहर के एक नामी व्यापारी थे। हमारे शहर में बहुत सारी जमीन, जायदाद और संपत्ति थी। इसके अलावा पिताजी के कई व्यापार भी चलते थे। मेरे पिता के कोई भाई बहन नहीं थे। दादा के इकलौते बेटे होने के कारण दादा की सारी संपत्ति उनके पास आ गई थी। इसलिए हमारे परिवार में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। बचपन मैंने माता पिता, दादा दादी और 2 बड़े भाइयों के स्नेह मोहब्बत में डूबकर गुजारा। धीरे धीरे मैं बड़ा होता गया। इसी बीच एक दिन अचानक हमारे इलाके में भयंकर बाढ़ आ गई। मूसलाधार बारिश से चारों ओर पानी भर गया। साल कौन सा था ठीक याद नहीं, लेकिन बारिश बहुत तेज थी। बाढ़ में कई लोग घर बार छोड़कर हमारी बस्ती के स्कूल में शरण लेने लगे। उस समय दूर दराज से भी लोग आकर स्कूल में ठहर गए। उन्हीं शरणार्थियों में एक वृद्धा हिंदू महिला भी थी। दुर्भाग्यवश एक रात वे स्कूल के बरामदे में बुखार से चल बसी। अगली सुबह गांव भर में खबर फैल गई। तब किसी को पता नहीं था कि वो महिला हिंदू थी या मुसलमान। सबने यही सोचा, एक महिला की मौत हो गई है, इसलिए उन्हें मुस्लिम रीति से जनाजा पढ़कर दफना दिया गया। लेकिन दफनाने के कुछ दिन बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई सम्मानित लोगों ने सपनों में उस महिला को देखा। सपनों में वो कहती, मैं हिंदू थी, लेकिन तुमने मुझे गलती से मुस्लिम तरीके से दफना दिया। मैं कब्र में बहुत तकलीफ झेल रही हूं। मुझे बाहर निकालो और मेरे धर्म के अनुसार अंतिम संस्कार करो। जब गांव के लगभग सभी लोग एक जैसे सपने देखने लगे, तब उन्होंने निश्चय किया कि उस महिला को कब्र से निकाला जाएगा। हालांकि हमारे इलाके के हजरत हुजूर ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मुस्लिम रीति के अनुसार उस महिला को दफनाया है। इसलिए दोबारा कब्र खोदकर लाश निकालकर अलग तरीके से अंतिम संस्कार करना बिल्कुल ही बेकार की झंझट होगी। जैसे दफनाया गया है वैसे ही रहने दो। लेकिन समस्या ये हुई कि गांव के लोग एक एक करके वही सपना देखने लगे। हर कोई उस महिला को सपनों में देखता, और जब हजरत हजूर की बात मानकर कोई उसे कब्र से नहीं निकालता या उसके धर्म के अनुसार दाह संस्कार नहीं करता, तब नए नए अजीब घटनाएं घटने लगी। आधी रात को या तड़के जो लोग शहर से गांव लौटते, वे अचानक देखते सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत खड़ी है, हाथ में लाठी या लोटा, आंखों में भयावह नजर। बहुत से लोग ये दृश्य देखकर डर के मारे बेहोश हो जाते। कुछ को अलग अलग परेशानियां भी होने लगी। गांव में दहशत फैल गई। जब मेहमान भी गांव घूमने आते, वे भी वही दृश्य देखते। अचानक सामने पड़ जाती वही बूढ़ी औरत। सब मिलाकर पूरा गांव डर से घिर गया। लोग तब हजूर को ही दोष देने लगे। वे बोले, हम बार बार कह रहे थे कि उस महिला को कब्र से निकालकर उसके धर्म के अनुसार दाह करो। वह तो बेवारिस थी, कहां से आई कोई नहीं जानता, तो आपने क्यों मना किया? आखिरकार गांव वालों के दबाव में हजूर चुप हो गए। एक समय उस महिला को कब्र से निकाला गया। इसको लेकर गांव में तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। उस समय तो इंटरनेट, फेसबुक या डिजिटल टेलीविजन नहीं था, इसलिए बात ज्यादा नहीं फैली।
लेकिन अगर आज के जमाने में होता तो निश्चित ही टीवी चैनल दिन रात यही खबर दिखाते। इसके बाद इलाके के लोग और हिंदू समुदाय के कुछ लोग मिलकर उस महिला का हिंदू धर्मानुसार दाह संस्कार कर दिया। परंतु संस्कार पूरा होने के बाद भी समस्या खत्म नहीं हुई। उस महिला की आत्मा जैसे चैन से नहीं रही। हालांकि कोई उसे सपनों में नहीं देखता था, लेकिन लोग अलग अलग जगहों पर उसे खड़ा देखते, कभी हाथ में लाठी, कभी हाथ में लोटा। इससे गांव वाले और भी सहम गए। शाम ढलते ही कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता। सबको लगता किसी भी पल वह महिला सामने आ जाएगी। पूरा गांव भयावह सन्नाटे में डूब गया। मेरी मां बहुत डरपोक स्वभाव की थीं। आमतौर पर किसी चीज से नहीं डरती थी, लेकिन जिन भूत आत्मा की बातें सुनते ही डर से रोने लगती। मेरी कोई बहन नहीं थी, इसलिए मां अकेली सोती थी। बहुत से लोग पूछ सकते हैं कि मेरे पिता मां के साथ क्यों नहीं सोते थे। बचपन से मैंने देखा था कि पिता माता अलग कमरे में सोते थे। जरूरत पड़ने पर पिता मां के पास जाते, लेकिन सोते अकेले ही थे। इसका मुख्य कारण था कि पिता अत्यधिक स्वस्थ और मोटे इंसान थे। रात को उनका खर्राटों का शोर इतना ज्यादा होता कि आसपास के लोग भी सो नहीं पाते थे। मेरी अम्मी को रात में सोने में बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि मेरे अब्बू बहुत जोर से खर्राटे लेते थे। इस वजह से अम्मी अब्बू को रात में अलग कमरे में सोने भेज देती। अब्बू एक कमरे में रहते और अम्मी दूसरे कमरे में। लेकिन चूंकि अम्मी अकेली सोती थीं, इसलिए उन्हें बहुत डर लगता था। हमारा घर भी एक काफी सुनसान इलाके में था। रात को अगर खिड़कियां खुली रहती तो लगता मानो कोई आ रहा है या कुछ पकड़ने वाला है। लगभग हर रात गांव के किसी न किसी कोने से चीख सुनाई देती, जैसे कोई औरत चीख रही हो या कोई भयावह आवाज उठ रही हो। इस हालत में अम्मी ने सोचा, अगर एक छोटी लड़की मिल जाए तो उसे साथ रखेंगी और उसे सुलाएंगी। अम्मी ने बहुत जगहों पर तलाश की, लोगों से कहा, लेकिन कहीं कोई बच्ची नहीं मिली। लगभग 5-6 दिन बाद अचानक अम्मी को खबर मिली कि नारायणगंज शहर से काफी दूर एक दूर दराज गांव में एक लड़की है। उस लड़की की माँ उसकी सौतेली माँ है और पिता कहीं चले गए हैं। लड़की सौतेली माँ के पास रहती है। अम्मी तब मुझे लेकर गाड़ी से उस गांव की ओर निकल पड़ी। दोपहर के समय वहां पहुंचे तो देखा एक जर्जर घर में एक बेहद खूबसूरत लड़की है। उम्र में मुझसे 1-2 साल छोटी होगी। उसके लंबे बाल, अद्भुत चेहरा, बिल्कुल किसी परी जैसी शक्ल। उसे देखकर मैं बस देखता ही रह गया। अम्मी का दिल टूट गया। उन्होंने कहा, अल्लाह, इतनी सुंदर लड़की फिर भी कितनी बेबस हालत में है। फिर उस लड़की से बात की। कुछ देर बाद उसकी सौतेली माँ आ गई। अम्मी ने कहा, मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, उसे अच्छे से रखूंगी। तब उस औरत ने कहा, हाँ ले जा सकती हो, लेकिन एक शर्त है। अम्मी ने प्रस्ताव रखा, मैं हर महीने इस बच्ची के लिए पैसे दूंगी। लेकिन औरत ने कहा, नहीं, मासिक पैसा नहीं चाहिए। अगर ले जाना है तो एक मुश्त लेना होगा और 1 लाख रुपए देने होंगे। अम्मी हैरान रह गईं। उस समय 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने कहा, मैं बच्ची को खिलाऊंगी, पढ़ाऊंगी, बड़ा करूंगी, शादी भी करूंगी, फिर भी मुझे क्यों 1 लाख रुपए देना होगा। लेकिन औरत ने जोर देकर कहा, 1 लाख रुपए देना ही होगा, वरना लड़की नहीं दूंगी। अम्मी गहरे सोच में पड़ गईं। फिर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं, गांव के कुछ लोगों को बुलाओ, सबके सामने बात करते हैं। अगर 1 लाख रुपया देना ही पड़ेगा तो मैं दूंगी। इसके बाद वो औरत गांव के लोगों को बुलाने चली गई और अम्मी मुझे लेकर बैंक की ओर निकल पड़ी। उस गांव के पास ही एक बाजार था और वहीं पर बैंक भी था। अम्मी के पास चेक बुक था, इसलिए उन्होंने बैंक से पैसे निकाल लिए। पैसे निकालकर मुझे साथ लेकर फिर उस घर में पहुंची। देखा गांव के बहुत से लोग उस औरत के दरवाजे के सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं। अम्मी तब उस आदमी से बोली, जिसके जरिए पहली बार खबर मिली थी, देखिए वो औरत मुझसे 1 लाख रुपए मांग रही है। तब वो आदमी औरत को समझाने लगा, आपकी बेटी यहाँ रहकर मुश्किल में है, खाने पीने में भी दिक्कत हो रही है। ये उसे अपने साथ ले जाएंगी, अच्छे से रखेंगी, बड़ा करेंगी, इसलिए आप बेटी को दे दीजिए, इस तरह रोके मत रखिए। लेकिन औरत बोली, नहीं, बेटी को दूंगी तो सही, मगर मुझे 1 लाख रुपए देने होंगे। बहुत बातचीत के बाद आखिरकार तय हुआ कि 1 लाख नहीं बल्कि 80,000 रुपए में लड़की दी जाएगी। अम्मी ने तब बैग से 80,000 रुपए निकालकर चेयरमैन को दे दिए। चेयरमैन ने वो पैसे औरत को थमा दिए। फिर स्टैंप पेपर पर कागजात तैयार हुए। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अम्मी उस लड़की को लेकर हमारे नारायणगंज के गांव आ गईं।
उसके बाद से अम्मी लड़की का बहुत ध्यान रखने लगी, खूब प्यार करती। लड़की भी अम्मी से बहुत अच्छे से घुल मिल गई, अम्मी से बातें करती, उनकी हर बात मानती। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि सुबह हम जागने से पहले ही घर का लगभग सारा काम वो अकेले कर लेती। जितनी सुंदर थी उतनी ही मेहनती भी थी। धीरे धीरे लड़की पूरी तरह हमारे परिवार में घुल गई। मुझे भैया कहकर बुलाती, मेरे बड़े भाइयों को भी भाई कहती, अम्मी को अम्मू और अब्बू को अब्बू कहती। इस तरह दिन रात हम सब साथ बिताने लगे। मैं उस समय बड़ा हो रहा था और लड़की भी हमारे साथ रह रही थी। हालांकि अम्मी ने उसे पढ़ाई कराने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी तरह पढ़ाई में मन नहीं लगाती। इसलिए जब भी कहीं ले जाती, अम्मी सबको कहती, ये मेरी छोटी बेटी है। बाद में अम्मी उसे ढाका के एक पार्लर में ले गई और उसके बाल ठीक करवाए। उसके सिर में इतनी जुएं थीं कि चलते समय बाल हिलते ही जुएं गिर पड़ती, मगर अम्मी ने बहुत मेहनत करके उसे संवारा और सुंदर बना दिया। इसी तरह समय गुजरने लगा। मैं तब काफी बड़ा हो चुका था। एसएससी परीक्षा का समय आ गया। एसएससी तक उस लड़की का और नाम था, बाद में अम्मी ने उसका नाम रखा नुसरत। तब सब उसे नुसरत नाम से पुकारने लगे। नुसरत पूरी तरह हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई, सब कुछ वो अकेले कर लेती। हमें किसी को कोई काम नहीं करना पड़ता। मैंने एसएससी परीक्षा में बहुत अच्छे अंक हासिल किए। मेरे दोनों बड़े भाई उस समय नारायणगंज में पढ़ाई कर रहे थे और अब्बू का बचपन से सपना था कि मुझे डॉक्टर बनाएंगे। इसलिए वो गर्व से सबको कहते, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। एसएससी में मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आने पर अब्बू ने मुझे ढाका के एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। लेकिन नारायणगंज से रोज ढाका जाकर कॉलेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। इस तरह क्लास करना मेरे लिए मुमकिन नहीं हो रहा था। बाद में मैं शहर चला गया। शहर जाकर कॉलेज में पढ़ाई शुरू की और कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक मेस में रहने लगा। इसी तरह दिन रात गुजर रहे थे। गांव से शहर आने के करीब 3 महीने बाद एक दिन मैं अपनी अम्मी से फोन पर बात कर रहा था। तब भी मैं लगभग रोज ही अम्मी से बात करता था। उस समय अचानक मैंने सुना मेरी अम्मी के पास कोई रो रहा है। मैंने अम्मी से पूछा, अम्मी कौन रो रहा है? अम्मी बोली, नुसरत। मैं हैरान होकर बोला, क्यों रोएगी, क्या हुआ? तब अम्मी बोली, मैं इसे ज़बा करके नदी में बहा दूंगी। ऐसी लड़की की मुझे जरूरत नहीं है। मैं सन रह गया और बोला, क्या हुआ, क्यों तुम इतना मन खराब कर रही हो, ऐसी बातें कर रही हो, ऐसा क्या हो गया कि मारने की नौबत आ गई? अम्मी बस यही कह रही थी, ऐसी घटिया दज्जाल लड़की मुझे नहीं चाहिए। मैंने सोचा शायद काम के दौरान कुछ गलती कर बैठी है, इसलिए अम्मी को गुस्सा आ गया है। इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जब भी फोन पर बात हुई, मैंने अम्मी को नुसरत को डांटते ही सुना। बहुत गालियां दे रही थीं, बुरा बर्ताव कर रही थीं। तब मैंने कहा, अम्मी फोन जरा नुसरत को दो, मैं उससे बात करूंगा। अम्मी पहले मानना नहीं चाहती थी, बोली, उससे तेरा क्या काम? फिर बाद में फोन दिया। नुसरत उस समय जोर जोर से रो रही थी। उसकी रोने की आवाज मेरे सीने के भीतर को हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अंदरूनी हिस्सा टूट रहा है। मैं उसे बहुत चाहता था, चाहे बहन की तरह हो या किसी और तरह, उसके प्रति मेरा लगाव गहरा था। इसलिए उसका रोना मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले ही दिन अचानक बिना किसी को बताए, यहां तक कि अब्बू को भी नहीं, मैं ढाका से नारायणगंज अपने गांव चला आया। घर आकर देखा सुबह करीब 11 बजे नुसरत रसोई में काम कर रही है। मैंने उससे कहा, यह काम छोड़, इधर आ, तुझसे मुझे बात करनी है। मैं उसे घर के पीछे एक सुनसान जगह पर ले गया और बैठाकर कहा, नुसरत क्या हुआ? 2 दिन से मैं फोन पर सुन रहा हूं तो रो रही है, मामला क्या है? तब नुसरत रोते हुए बोली, भैया तुम मुझे ढाका में कोई नौकरी दिला दो, मैं कोई ना कोई काम करना चाहती हूं। सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, ढाका में नौकरी क्यों करनी है, क्या हुआ? नुसरत बोली, मैं ये सब कुछ नहीं बता सकती। बचपन में ही बाप को खो दिया, माँ को भी खो दिया। दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे घर में ही रहती हूँ, तुम्हारे बाप को बाप कहती हूँ, तुम्हारी माँ को माँ कहती हूँ, तुम्हें भाई की तरह इज्जत देती हूँ। लेकिन अगर हो सके तो मुझे किसी काम का इंतजाम कर दो। मैं ढाका चली जाऊंगी, कोई भी काम करूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं हंसते हुए बोला, अरे पगली, तू काम करेगी अच्छी बात है,
तुझे ढाका ले जाऊंगा, काम भी दिलाऊंगा, लेकिन पहले बता ऐसा क्या हुआ कि तू इस तरह घर छोड़कर जाना चाह रही है? नुसरत बस इतना ही बोली। मैंने कहा अच्छा, कोई समस्या नहीं है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, यहां तक कि अपनी अम्मी को भी नहीं। तू तो मेरे साथ हमेशा बहुत फ्री रही है, हम हमेशा शरारत करते थे, कितना खेलते थे, मैदान में जाते थे, घाट पर जाते थे, हमारे बीच इतना अच्छा रिश्ता है, तो फिर तू मुझसे क्यों नहीं कहेगी? कम से कम मुझसे तू कह सकती है, बहन ना सही, लेकिन तू मुझे बता क्या हुआ तेरे साथ। मेरी तुझसे गुजारिश है, बात मत छुपा। वो रोते रोते बोली, मैं अब ये सब सह नहीं सकती। मैंने कहा कौन सी बातें सह नहीं पा रही है? वो बोली, मतलब तुम्हारी अम्मा का जुल्म। मैंने कहा मेरी अम्मा तो बचपन से ही तुझसे इसी तरह मजाक में या जरा ज्यादा डांट कर बातें करती है, क्या तू उसी को जुल्म समझ रही है? वो बोली नहीं, दूसरी बात। मैंने तब कहा अच्छा वो दूसरी बात क्या है, प्लीज मुझे बता। वो बोली, तुम्हारे बड़े भाई ने मुझ पर बुरी नजर डाली है, और ये तुम्हारी अम्मा ने जानने के बाद भी कोई एतराज नहीं किया, बल्कि उल्टा मुझे ही गालियां दी। ये सुनकर मुझे लगा जैसे मैं जमीन पर ही नहीं हूं। मैं हैरान रह गया, ये कैसी बात, ऐसा हादसा? मैं चुप रह गया, किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा नुसरत तू मेरी तरफ देख, तू मेरे लिए बहन जैसी है, मैं तुझे बचपन से ही बहुत प्यार करता हूँ, इज्जत करता हूँ, हम साथ साथ बड़े हुए हैं, तू मुझे जरा साफ साफ बताओ। वो बोली, आपकी अम्मा बहुत दिनों से देख रही हैं कि आपका भाई अंधेरे कमरे में अकेला पाकर मुझे पकड़ लेता है, बुरा काम करने की कोशिश करता है। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती हूँ, मैं ये सब नहीं चाहती, लेकिन आपकी अम्मा देखकर भी कोई विरोध नहीं करती, कुछ नहीं कहती, वो बस चुप रहती हैं। मैंने तब कहा, क्या कहा तूने, मेरी अम्मा? वो बोली, हाँ, आपकी अम्मा देखकर भी कुछ नहीं कहती। आपके भाई ने मुझे 5-6 बार झपट कर पकड़ा है, आपकी अम्मा ने देखकर उल्टा मुझे ही डांटा, क्यों ठीक से कपड़े नहीं पहनती, क्यों दुपट्टा नहीं लेती। भैया मैं घर का काम करती हूँ, तब कई बार कपड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं, ये तो मैं जानबूझकर नहीं करती। अम्मा ये जानते हुए भी मेरे साथ ऐसा क्यों करती है, मैं नहीं जानती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मन छोटा मत कर, मैं देखता हूँ क्या किया जा सकता है। वो तब मेरे पांव पकड़कर रोते रोते बोली, आपसे हाथ जोड़कर कहती हूँ अम्मा से कुछ मत कहना, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं, समझेंगी भी नहीं, बल्कि उल्टा बुरा बर्ताव करेंगी, मुझे और डांटेंगी कि मैंने आपके पास शिकायत क्यों की। प्लीज किसी से कुछ मत कहना, अगर हो सके मेरे लिए ढाका के बाहर या ढाका में ही कहीं कोई नौकरी का इंतजाम कर दीजिए, मैं काम करूंगी, लेकिन अब और किसी के साथ जुड़कर नहीं रहना चाहती। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं क्या किया जा सकता है। फिर उसी दिन शाम को मैं अम्मा से कुछ कहे बिना ढाका लौट आया। शाम हो चुकी थी, मगरिब की अजान हो चुकी थी। मैंने सोचा इसे कोई काम दूं, लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं की, अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकती, फिर उसका कोई पारिवारिक सहारा भी नहीं है, और देखने में बहुत सुंदर है। कहीं भी काम दिलाने पर लोग उसके काम की जगह उसके जिस्म पर नजर डालेंगे। ये सब सोचकर मैं गहरी चिंता में पड़ गया। सोचते सोचते अचानक मेरे दिमाग में आया, जिस मकान में हम रहते हैं उस मकान की मालकिन आंटी के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा है, बहुत मीठा। आंटी मुझे बहुत अच्छी तरह समझती थीं और मैं भी उन्हें समझता था, मतलब हमारे बीच काफी अच्छा रिश्ता था। इसलिए मैंने सोचा कि आंटी को यह बात बता दूं, लेकिन सीधे सीधे सब कुछ ना कहकर मैंने कहा, मेरी एक कजिन बहन आएगी, वो आपके घर में रहेगी और कुछ काम करेगी, मैं हर महीने आकर आपको पैसे दे दूंगा। ये सोचकर अगले दिन मैंने आंटी को सब बताया। आंटी सुनते ही राजी हो गई। वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती थी, बहुत स्नेह करती, प्यार करती, इसलिए तुरंत कह दी, अच्छा ठीक है, कोई समस्या नहीं, नाफी तुम अपनी बहन को ले आओ। उस दिन दोपहर करीब 12 बजे मैंने उसे फोन किया। दरअसल जाते समय मैंने उसे एक मोबाइल फोन और नया सिम कार्ड देकर आया था, ये बताना भूल गया था। बाद में मैं उसी नंबर पर कॉल करता था, रात में भी कॉल किया था, लेकिन तब उसने नहीं उठाया, उसकी माँ पास में थी इसलिए, लेकिन दिन में कॉल करने पर उसने उठाया। मैंने कहा, बहन अभी तक कोई काम नहीं मिला, फिलहाल क्या तू आ जाएगी? वो बोली, हाँ मैं आऊंगी। मैंने कहा, तो फिर शाम को हमारे घर के पीछे वाले फला जगह पर आ जाना, मैं तुझे ले जाऊंगा। वो मान गई। मैंने उसे लोकेशन भेजा, वो घर से निकलकर उस जगह पर आई। मैं भी वहां पहुंचा, उसे रिसीव करके ढाका ले आया, सीधे आंटी के घर के पास उसे रख दिया। लेकिन उधर शाम के बाद मेरे माँ बाप पागल होकर उसे ढूंढ रहे थे, कहाँ गई कुछ पता नहीं चल रहा था। अखबार में तस्वीर छाप रहे थे, दीवारों पर पोस्टर चिपका रहे थे, हर जगह उसे खोज रहे थे, लेकिन मिल नहीं रही थी। वो एक तरह से छुप गई थी। सब लोग बहुत टेंशन में थे। मेरे अब्बू मुझे बार बार फोन करके पूछ रहे थे, नाफी तू जानता है वो कहाँ गई? तुम्हारा रिश्ता तो बहुत अच्छा है, अगर कुछ करेगी तो तुझसे कहे बिना नहीं करेगी। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं, वो कहाँ गई, मेरे साथ कोई बात ही नहीं हुई।
असल में मैं ही उसे छुपा कर रखे था। उसके लिए काम ढूंढ रहा था, लेकिन अच्छा काम नहीं मिल रहा था, इसलिए हम साथ नहीं रहे थे। हालांकि प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता नहीं था, लेकिन हमारे बीच एक अच्छा रिश्ता बन गया था। शुक्रवार को मेरा कॉलेज बंद रहता था, तब मैं उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमने जाता था। घूमते घूमते हमारे बीच धीरे धीरे एक तरह का खिंचाव पैदा हो गया। चूंकि हम एक ही घर में रहते थे, मैं किसी भी समय उसे फोन कर लेता था। वो मेरे लिए खाना बनाती थी, आंटी के घर में रहती थी, मैं बस बाजार से सामान ला देता था, फिर वो खाना बनाकर सबको खिलाती थी। नतीजतन दोस्त बदमाश भी इस बात को जान गए। इसी तरह रिश्ता आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे वो मुझे बहुत अच्छी लगने लगी। मोहल्ले में कई लोग उसे देखकर शक करते, इतनी सुंदर लड़की यहाँ रहती है, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, सब लोग उसके बारे में जिज्ञासु हो गए। उस शख्स से ही मैंने एक तरह का फैसला कर लिया। मतलब मैंने ठान लिया किसी भी हालत में मैं उसे अपना बना कर ही रहूंगा, क्योंकि वो मुझे इतनी अच्छी लग चुकी थी कि उसे शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं। हमारे बीच बहुत सी यादें जुड़ गई थीं, बहुत सी मीठी यादें। हर शुक्रवार सुबह मैं उसे घुमाने ले जाता, कभी कभी रात के 12 या 2 बजे के बाद ही मेस में लौटता। इतना गहरा लगाव हो गया था कि एक दिन मैंने खुद ही उसे प्रपोज कर दिया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम राजी हो? वो बोली, ये कभी भी मुमकिन नहीं, तुम्हारे अब्बू अम्मी कभी नहीं मानेंगे। बचपन से ही उन्होंने मुझे पाला है, पूरे मोहल्ले वाले जानते हैं कि हम भाई बहन जैसे हैं, इस रिश्ते को कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, मोहल्ले वाले जानते हैं तो जाने, उससे क्या होता है, मैं तो तुम्हें मोहल्ले में लेकर जाऊंगा ही नहीं, मैं तो बस तुम्हें शादी करूंगा। वो तब किसी तरह मान गई। मैंने तब अपने करीबी दोस्तों को ये बात बताई, बहुतों से कहा कि मैं उससे शादी करना चाहता हूं, लेकिन उन्हीं दोस्तों में से शायद किसी ने मेरे अब्बू अम्मी को ये बात बता दी। मुझे यकीन तो नहीं, लेकिन ऐसा ही लगा। एक दिन अचानक सुबह सुबह मेरे अब्बू अम्मी और एक खाला अम्मा दरवाजे पर दस्तक देने लगे। नींद से उठकर जैसे ही दरवाजा खुला, देखा अब्बू बहुत गुस्से में है, अम्मी भी साथ थी। अम्मी ने अचानक कहा, नुसरत कहाँ है? ये घटना तब की है जब लगभग 6-7 महीने बीत चुके थे। मैं उस वक्त इंटरमीडिएट के दूसरे साल में पढ़ रहा था। अम्मी ने जब इस तरह सवाल किया तो मैं क्या कहता? तभी अम्मी ने मुझे मारना शुरू कर दिया। मुझे थप्पड़ मारने लगी, बाल पकड़कर खींचने लगी, बोली, तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे झूठ बोलता है? मैंने तुझे पेट में पाला है, मैं तुझे नहीं जानती। अम्मी का बर्ताव बहुत बुरा हो गया। फिर बाल पकड़कर मुझे ऊपर वाली मंजिल पर खींच ले गई। तभी मुझे समझ आया, अम्मी को पता चल गया है, किसी तरह उन्हें मालूम हो गया है कि नुसरत यहाँ है। ऊपर जाकर अम्मी ने कॉलिंग बेल दबाई। मकान मालकिन आंटी ने दरवाजा खोला तो नुसरत बाहर आ गई। नुसरत को देखते ही अम्मी और गुस्से में आ गई। तुरंत ही उसे मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि उसका बयान करना नामुमकिन है। मेरी आंखों के सामने उसे पीटते पीटते गाड़ी में बैठा कर ले गई। मकान मालकिन आंटी हैरान होकर खड़ी रह गई। कुछ बोली नहीं, क्योंकि मुझे भी मारा जा रहा था और मैं बस कह रहा था, ये मेरे अब्बू अम्मी हैं। फिर नुसरत को वे गाड़ी में बैठा कर ले गए। मैं मेस में अकेला रह गया। नुसरत के पास उस वक्त एक मोबाइल फोन था जो मैंने ही उसे दिया था। मकान मालकिन आंटी के घर में रहते हुए हम रात रात भर फोन पर बातें किया करते थे। उन्हीं बातों से हमारे बीच मोहब्बत का रिश्ता बन गया था। लेकिन जिस दिन उसे ले जाया गया, उस दिन रात मैंने बहुत तकलीफ झेली। मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे दोस्तों में से किसी ने ये बात बता दी है। गुस्से में मैंने मेस के किसी से भी बात नहीं की। रात होते ही मैं छत पर जाकर रो रहा था। मकान मालकिन आंटी ने मुझे देखकर कहा, नाफी, ये लड़की तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, वो तुम्हें बहुत चाहती है। मैंने तुम्हारी अम्मी का गुस्सा देखा है, लगता है वो उसे मार ही डालेंगी। उस रात मैंने कैसे रात गुजारी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। पूरी रात छत पर बैठा रोता रहा। सुबह जैसे ही नींद खुली, मैंने कुछ भी कहे बिना सीधे घर की राह पकड़ ली। उसे अंदर ले जाने के बाद देखा, नुसरत को इस तरह मारा जा रहा था कि मुझे लग रहा था जैसे किसी रेलगाड़ी ने उसे टक्कर मारी हो। दांत, चेहरा, माथा, हर जगह जोर जोर से चोट पहुंचाई जा रही थी। उसके लंबे बाल जो पैरों तक झूलते थे, सब काट दिए गए। मेरी अम्मी ने खुद अपने हाथ से उसके बाल काटकर उसे बिल्कुल लड़कों जैसा बना दिया। मैं देखते ही समझ नहीं पा रहा था, क्या ये वही नुसरत है जिसे मैंने कल देखा था? सिर्फ एक दिन में उसे पूरी तरह बदल दिया गया था। मैं गुस्से से फट पड़ा। मैंने कहा,
तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ये कहते ही मेरा बड़ा भाई सामने आकर खड़ा हो गया। वो बोला, क्या रे नाफी, तू ये सब क्या शुरू कर दिया है? मैं तो पहले से ही बड़े भाई पर नाराज था, क्योंकि नुसरत की आज की इस दयनीय हालत का असली जिम्मेदार वही था। मेरा बड़ा भाई उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता, जबरन गलत संबंध थोपने की कोशिश करता, और इसी वजह से अम्मी हमेशा बड़े भाई का पक्ष लेकर नुसरत को मारती थी, यहां तक कि उसे भाग कर आना पड़ा था। तब मैंने भाई से कहा, तुम हट जाओ, मैं उसे लेके जाऊंगा। भाई चिल्लाकर बोला, तेरी इतनी हिम्मत, तू अब्बा अम्मी के मुंह पर जवाब देता है? एक नौकरानी की खातिर तू अब्बा अम्मी से बदसलूकी करता है? यहीं से हमारे बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। एक समय तो बात सचमुच हाथापाई तक पहुंच गई। मैं बड़े भाई को घूंसा मारने गया था, लेकिन घूंसा सीधा जाकर मेरी अम्मी के चेहरे पर लगा। उसी वक्त उनका एक दांत टूट कर गिर पड़ा, ओंठ फटकर कुचल गए। यह दृश्य देखकर मेरे अब्बा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। उस समय मैं बहुत हैरान था। मेरे अपने माँ बाप, बड़ा भाई सब पुलिस के सामने मेरे खिलाफ शिकायत कर रहे थे कि मैं ढाका में नशा करता हूं, नशेड़ी हूं, घर आकर अब्बा अम्मी पर हाथ उठाता हूं, यहां तक कि अपनी मां को भी मारा है। सबूत तो मौजूद थे ही, मेरी अम्मी का टूटा दांत, फटे ओंठ, इसलिए पुलिस ने मुझे हथकड़ी पहना कर ले गई, जबकि ये तो परिवार के भीतर का छोटा सा झगड़ा था। उस केस में मुझे 21 दिन थाने में बंद रखा गया, कोर्ट तक नहीं ले जाया गया। 21 दिन बाद केस खत्म हुआ और मुझे छोड़ दिया गया। थाने से बाहर निकलते समय परिवार का कोई भी सदस्य मुझे लेने नहीं आया, कोई भी नहीं। मैं अकेला ही बाहर निकला और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में हमारे मोहल्ले के नौकर लड़के राहत से मुलाकात हुई। बचपन से ही वो हमारे घर में काम करता था, लगभग परिवार जैसा ही। नुसरत से भी उसका अच्छा संबंध था, लेकिन उस दिन उसने मुझे देखते ही चोर की तरह चेहरा फेर लिया और चला गया। वरना हर दिन तो रुककर बातें करता था, भाई कैसे हैं वगैरह, मगर उस दिन बिना कुछ बोले ही निकल गया। यह बात मुझे बहुत अजीब लगी। मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे घर चला गया। लेकिन घर पहुंचकर देखा कि कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, ना अब्बा, ना अम्मी, ना बड़ा भाई, ना छोटा भाई, कोई भी नहीं। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैं रसोई में गया। देखा हमारी नौकरानी है, लेकिन नुसरत नहीं। एक दूसरी महिला काम कर रही थी। वो टॉयलेट साफ करने समेत तरह तरह के काम करती थी। मैंने उससे कहा, मुझे कुछ खाने को दीजिए। वो बोली, मैं खाना नहीं दूंगी, आप खुद ले लीजिए, मैंने तो अभी बाथरूम साफ किया है। तो मैंने खुद ही खाना निकाल कर खाया। खाते खाते मैंने उससे पूछा, आंटी नुसरत कहाँ है? ये कहने के बाद वो बोली, नुसरत तो घर में ही है। मैंने पूछा, किस कमरे में? वो बोली, उस कमरे में। खाना खत्म करके मैं नुसरत के कमरे की ओर जा ही रहा था कि तभी अम्मी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने गुस्से से कहा, कहाँ जा रहा है तू? मैंने कहा, नुसरत से बात करूंगा। अम्मी गुस्से में बोली, नुसरत से तेरा कोई लेना देना नहीं है, नुसरत अब किसी और की बीवी है। मैं हैरान होकर बोला, मतलब नुसरत किसी और की बीवी? अम्मी बोली, हाँ, नुसरत अब किसी और की बीवी है, उसका तुझसे कोई संबंध नहीं हो सकता, तो यहां से चला जा। मैंने पूछा, नुसरत किसकी बीवी है? अम्मी ने जवाब दिया, राहत की बीवी। मैंने फिर पूछा, कौन राहत? अम्मी बोली, हमारे घर में जो काम करता है वही राहत। मैं सन्न रह गया और पूछा, राहत से नुसरत की शादी कब हुई? अम्मी बोली, आज 10 दिन हो गए। मैं गुस्से से फट पड़ा, तुम लोगों ने मुझे थाने न बंद करा के नुसरत की शादी राहत से कर दी? अम्मी ने कठोर स्वर में कहा, अगर अच्छा रहना चाहता है तो अभी यहीं से निकल जा, वरना मैं कमरे में घुसकर उस लौंडी को आज ही पीट पीट कर मार डालूंगी। अम्मी की आंखों में वो भयानक आक्रोश देखकर मैंने नुसरत की ओर देखा। लगा ये लड़की मेरी वजह से कितनी तकलीफ सह चुकी है, इतनी तकलीफ जिसका कोई हिसाब नहीं। अब फिर अम्मी उसे मारेंगी, सताएंगी। आखिर कब तक उसे इस तरह कष्ट दिया जाएगा? क्या गरीब होकर जन्म लेना ही उसका गुनाह है? मैंने कुछ नहीं कहा, ना अम्मी से न नुसरत से। बस आंखें बंद करके किसी तरह घर से बाहर निकल आया। फिर मैं ढाका लौट गया, जहां पहले एक मेस में रहता था। मेस अब पूरी तरह बदल चुका था। वहां नौकरी पेशा भाई लोग रहते थे और कुछ छात्र भी। मैं समझ चुका था कि अब मुझे परिवार से ना पैसा मिलेगा, ना कोई संबंध रहेगा। मैंने मेस के भाइयों से कहा, भाई मेरे लिए किसी काम का इंतजाम कर दीजिए। एक भाई किया कंपनी में नौकरी करता था, उसने मुझे किया कॉस्मेटिक्स में एक नौकरी दिला दी। मैंने काम शुरू किया, दिल को समझाया,
जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। मैं 5 वक्त की नमाज में अल्लाह के आगे रोकर दुआ करता कि अल्लाह रहम कर। नुसरत के इस अंजाम के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं, जिम्मेदार मेरे माँ बाप हैं, तू ही उनका हिसाब कर। मैं वहां 2 महीने तक काम करता रहा। इस दौरान मैंने नया मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया ताकि परिवार के किसी से कोई संपर्क ना रहे। 2 महीने बाद एक दिन मैं मगरिब से पहले काम से लौट रहा था। देखा राहत, हमारे घर का काम करने वाला लड़का जिससे नुसरत की शादी हुई थी, वो हमारे मेस के दरवाजे पर खड़ा है। मैं हैरान होकर बोला, राहत तुम यहां? वो बोला, भैया आपसे थोड़ी बात करनी है। हम दोनों थोड़ी सुनसान जगह पर गए। राहत धीरे से बोला, भैया आप कैसे हैं? मैंने कहा, अच्छा हूं, क्योंकि मैं जानता था इसमें राहत का कोई दोष नहीं है। अब्बा अम्मी ने ही उसे जबरदस्ती शादी कराती थी। फिर राहत बोला, भैया आप पूछते नहीं कि नुसरत कैसी है? यह सुनते ही लगा जैसे किसी ने सीने में चाकू घोंप दिया हो। मैंने कहा, तू ये क्यों कह रहा है? नुसरत तो अब तेरी है, मेरी नहीं। राहत ने जवाब दिया, भैया शादी ब्याह हो जाने से क्या होता है? मैं अगर जिंदगी भर भी नुसरत के साथ रहूं तब भी नुसरत मेरी नहीं होगी। नुसरत सिर्फ आपकी है और हमेशा आपकी ही रहेगी। मैंने कहा, असल में मैं तुम्हारी बातें कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोला, भैया आप समझते नहीं हैं, मैं आज मजबूर होकर आपके दरबार में आया हूं। मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, मुझे अपनी जिंदगी भीख में दे दीजिए। मैंने तब कहा, मतलब क्या? तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें यानी तुम्हारी जिंदगी भीख में दूं? मतलब तुमने ऐसा कौन सा अन्याय कर दिया है? फिर वो बोला, भैया इन कुछ महीनों से मेरा नुसरत के साथ दाम्पत्य जीवन ही नहीं चल रहा है। मैं पति का अधिकार तक नहीं पा रहा हूं, मैं नुसरत को छू भी नहीं सकता और हर रात वो आपकी तस्वीर देखती है, आपके लिए रोती है और मैं ये बात किसी से कह भी नहीं सकता। अगर मैं आपकी अम्मा से कहूं तो वो नुसरत को मारेंगी, उस पर हाथ उठाएंगी। मैं ये बात उन्हें भी नहीं बता सकता और खुद भी ये सहन नहीं कर पा रहा। भैया ये सब मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैंने तब कहा, मतलब तुम क्या कहना क्या चाहते हो? क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो? वो बोला, हाँ यकीन के साथ। आज तक शादी के इस दिन तक मैंने कभी नुसरत को हाथ तक नहीं लगाया, मैंने उसे कभी छुआ भी नहीं और न ही ढंग से बातें की हैं। मैंने तब कहा, सब कुछ समझ गया राहत, लेकिन अब तुम चाहते क्या हो कि मैं क्या करूं? वो सीधे बोला, आप नुसरत को ले जाइए, आप उसके साथ जो भी करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप नुसरत को ले जाइए और मुझे इस हाल से आजादी दीजिए। मैंने पूछा, क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि नुसरत अब भी मुझसे प्यार करती है? वो बोला, जी अब भी करती है और जिंदगी भर करेगी। मैंने कहा, तो तुम मेरा फोन नंबर लो, रात में किसी तरह मुझे नुसरत से बात कराओ। वो बोला, ठीक है। ये कहकर वो चला गया। रात लगभग 12:30 बजे उसने मुझे कॉल किया। कॉल पर मैंने कहा, मैं नंबर पहचान नहीं पा रहा हूं। वो बोला, भैया मैं राहत हूं, अब आप नुसरत से बात कीजिए। और उसने फोन नुसरत को दे दिया। फोन मिलते ही मैं क्या बताऊं, वो जोर जोर से फूट फूट कर रो रही थी। मैंने कहा, रो क्यों रही हो? वो बोली, क्या एक बार भी तुमने सोचा नहीं कि मैं कहां हूं? तुम खुद जेल चले गए, फिर जेल से बाहर आए, फिर ढाका चले गए, नौकरी कर रहे हो, अच्छे से रह रहे हो, लेकिन मेरा हाल जानने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई? क्यों नहीं हुई? मैंने तो बचपन में ही बाप को खोया, मां को खोया, इस दुनिया में मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं है, तो फिर तुम भी क्यों मेरा हाल पूछोगे? मैं तो जानती हूं कि मुझे इस दुनिया में सिर्फ दुख पाने के लिए पैदा किया गया है, इसलिए तो लगातार दुख झेल रही हूं। मैंने कहा, देखो मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए ही किया। अगर मैं फिर से तुम्हारे पास आता, तुम्हारे साथ रहने की कोशिश करता, तो मैं कभी तुम्हें पा नहीं सकता था। मेरी माँ तुम्हें और मारती और सताती, इसी वजह से सीने में ढेरों दर्द जमा करके ही मैं तुमसे दूर हो गया। अगर मेरी मोहब्बत की इंसान किसी और के पास रहकर भी अच्छा जीवन बिता सके तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं तकलीफ सहूंगा लेकिन सह लूंगा। तो वो बोली, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं किसी और के पास अच्छा रह पाऊंगी? तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आया कैसे? मैंने कहा, मनिक। वो बोली, क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूं? मैंने तब कहा, तो अब तुम कहना क्या चाहती हो?
वो बोली, मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, या तो तुम मुझे अपने पास ले जाकर रखो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं अपनी जिंदगी खुद खत्म कर दूंगी, मैं सुसाइड करूंगी। उसके मुंह से यह सुनकर मैं पूरी तरह दंग रह गया। अल्लाह, ये क्या कह रही है, सुसाइड करेगी? मैंने कहा, तुम आत्महत्या करोगी? आत्महत्या करके क्या सब कुछ हल हो जाएगा? वो बोली, मुझे नहीं पता क्या हल होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आत्महत्या करूंगी, आत्महत्या करके इस दुनिया को छोड़ दूंगी, मैं इस दुनिया में अब रहूंगी नहीं। मैंने कहा, देखो पागलपन मत करो, इसमें पागलपन की कोई बात नहीं है, तुम जरा ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो। वो बोली, मेरे पास समझने को कुछ नहीं है, मैं कुछ समझना नहीं चाहती, मैं आत्महत्या करूंगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। तेरे अब्बा के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब भी वे तुझसे बहुत नाराज हैं। अम्मी बोली, अच्छा ठीक है। फिर मैंने घर से पासपोर्ट बनाने के लिए पैसे जमा कर दिए। पासपोर्ट मिलने के बाद मैंने अपने दोस्त के लिए भी एक पासपोर्ट का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में मेरा लीबिया का वीजा प्रोसेस हो गया। उस वक्त लीबिया में जंग चल रही थी, पूरा देश युद्धग्रस्त था। फिर भी किसी तरह वीजा मिल गया और मैं लीबिया चला गया। जाने से पहले मैंने गुप्त रूप से नुसरत से मुलाकात की। नुसरत ने मुझे कुछ पैसे दिए और मैंने राहत से कहा कि वो नुसरत का ख्याल रखे। नुसरत जो भी चाहे या कहे, राहत उसे सुने। सब कुछ समझाकर मैंने नुसरत को राहत के हाथों सौंप दिया और खुद लीबिया चला गया। लीबिया पहुंचकर जिस होटल में मुझे काम मिला था वहां काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरा दोस्त और उसके अब्बा दोनों ही बहुत नेक इंसान थे। वे मेरे साथ अच्छा बर्ताव करते थे। मेरे दोस्त के अब्बा मुझे अपने बेटे जैसा मानते, मेरी बातें सुनते और बहुत स्नेह देते। वहां मैंने करीब 1.5 साल काम किया। इस दौरान घर पैसे भेजता रहा और नुसरत का हालचाल लेता रहा, उसे फोन करता था। नुसरत अब भी राहत के साथ पति पत्नी का नाटक निभा रही थी। 1.5 साल बाद मैंने अपने दोस्त के अब्बा को सब कुछ बता दिया। वे राजी हो गए, लेकिन बोले, तुम्हें बीवी का वीजा नहीं मिलेगा, सिर्फ वर्कर वीजा पर लाना होगा, लेकिन साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं मान गया और कहा, ठीक है, पहले उसे यहां लाएं, फिर हम साथ रहेंगे, अभी पति पत्नी की तरह नहीं लाएंगे। वे भी मान गए। फिर मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए। नुसरत ने भी उधर से पासपोर्ट बनवाया। सब कुछ ठीक होने पर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, यहां तक कि माँ बाप को भी नहीं। सिर्फ राहत को मालूम था। राहत ही नुसरत को एयरपोर्ट ले गया और फ्लाइट पर बिठाया। लीबिया एयरपोर्ट पर मैंने उसे रिसीव किया और घर ले आया। अगले दिन मौलवी को बुलाकर निकाह कर लिया। उसके बाद हम वहां पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर मेरे माँ बाप की हालत बहुत खराब हो गई। जब मैं पहली बार नुसरत को लाया था तब ढाका में उनका व्यवहार जैसा था, अब उससे भी बुरा हो गया। वे राहत को मारते पीटते थे। उन्हें लगा कि राहत ने नुसरत को कहीं बेच दिया है। अब्बा कई बड़े पुलिस अफसरों को जानते थे। उनकी मदद से राहत को पुलिस थाने में पकड़वा दिया। महिला उत्पीड़न का केस डालकर रिमांड पर भी भेज दिया। राहत के जेल जाने की खबर सुनकर नुसरत रोने लगी। उसने कहा, राहत बहुत अच्छा इंसान है, उसने मेरा कोई नुकसान नहीं किया बल्कि बहुत मदद की है, फिर उसे क्यों तकलीफ दे रहे हैं? तुम सब कुछ अपने अब्बा को बता दो। उसके बाद मैंने अपने छोटे मामा को सब कुछ बता दिया। उनसे गुजारिश की कि अम्मी से कहें कि राहत को छुड़वा लें, क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, नुसरत तो मेरे पास ही है। आधे घंटे में अम्मी ने मुझे ईमो पर फोन किया, लेकिन भाई उनका व्यवहार इतना बुरा था कि मैं दंग रह गया। उन्होंने कहा, नौकर के बेटे की बीवी लेकर भाग गया, तेरे जैसा औलाद मैंने पेट में पाला। ये सोचकर घृणा होती है, जी चाहता है अपना पेट चीर दूं। उन्होंने और भी कई बुरी बातें कहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सुना। सोचा माँ तो माँ होती है, उनकी बातें मुझे सहनी होंगी। लेकिन भाई इतना बुरा बर्ताव, बार बार इतना बुरा बर्ताव, ये शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर भी सब सह लिया, कुछ नहीं कहा। मैंने ठान लिया था जो होगा देखा जाएगा, तकदीर में जो लिखा है वही होगा। मैंने और कोई बहस नहीं की, ना कुछ जवाब दिया। इसी तरह समय बीतता रहा। इसी तरह दिन रात बीतते जा रहे थे। कुछ समय बाद राहत जेल से छूट गया, लेकिन रिहाई मिलते ही मेरी अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया। राहत फिर हमारे घर में नहीं रहता था। खैर, उस समय मैं और नुसरत पति पत्नी के रूप में अच्छे से रह रहे थे। मैं काम करता था, वो भी काम करती थी। हमारी दोनों की कमाई से लीबिया में हम अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहे थे। हालांकि देश तब भी युद्धग्रस्त था, फिर भी हम घूमते फिरते, खाते पीते, आनंद करते। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काफी हद तक शांतिपूर्ण ही चल रहा था। नुसरत के लीबिया आने के 2-3 महीने बाद की बात है।
एक दिन वो रसोई में काम करते करते अचानक उल्टियां करने लगी और उसके साथ खून भी निकलने लगा। मैं तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा ये गैस्ट्रिक है, कोई समस्या नहीं, इसे घर ले जाइए। लेकिन घर आने के बाद भी वही हालत रही, बल्कि और ज्यादा उल्टियां होने लगी। तब मैंने उसे लीबिया के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया। वहां देखा कि हालत बहुत गंभीर है। भारतीय डॉक्टर भी थे, वे काफी अनुभवी थे, लेकिन कोई भी असली समस्या पकड़ नहीं पा रहा था। लगभग 2 महीने तक नुसरत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो बिल्कुल सूख कर हड्डी पंजर हो गई, मुंह से कुछ भी खा नहीं पाती थी, सिर्फ सलाइन पर जिंदा थी। उसकी पूरी जिंदगी सलाइन पर ही टिकी हुई थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि मैं गहरी चिंता में पड़ गया। तभी मेरा एक लिबियाई दोस्त, जिसने मेरा वीजा कराया था और जिसके अब्बा के रेस्टोरेंट में मैं काम करता था, उसने कहा, भाई इतने डॉक्टर, अस्पताल, हकीम, कबीराज सब दिखा चुके, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी एक दादी हैं, वे इन अलौकिक चीजों में बहुत तजुर्बेकार हैं, चाहो तो उनसे बात करो। मैं तैयार हो गया। दादी को फोन करने पर उन्होंने मुझसे नुसरत के अब्बा का नाम और मेरे अब्बा का नाम पूछा। मैंने सब बता दिया। किताब देखकर उन्होंने कहा, नुसरत के कपड़े, बाल और जूते का इस्तेमाल करके उस पर काला जादू किया गया है। एक गुड़िया बनाकर जैसे जैसे उस पर जुल्म किया जा रहा है, वही दर्द नुसरत महसूस कर रही है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो मर जाएगी। मैंने पूछा, तो अब क्या किया जा सकता है? दादी बोली, मैं यहां से कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें उसे मेरे पास लाना होगा। बाद में पता चला कि यह सब मेरी अम्मी ने ही करवाया था। राहत ने भी पता लगाया तो वही जानकारी मिली, मेरी अम्मी ने दादी के नाम से ये जादू कराया था। इसके बाद मैंने किसी को कुछ बताए बिना, यहाँ तक कि अपने माँ बाप या भाइयों को भी नहीं, बीमार नुसरत को लेकर बांग्लादेश लौट आया। दादी के पास ले गया। वहां लगभग 2 महीने के इलाज के बाद नुसरत पूरी तरह ठीक हो गई। ठीक होने के बाद मैं उसे फिर से लेकर लीबिया लौट गया। लीबिया लौटने के बाद नुसरत गर्भवती हो गई। मैं बहुत खुश हुआ और अपनी अम्मी को फोन करके ये खुशखबरी दी। लेकिन अम्मी को बताने के 15 दिन बाद ही नुसरत फिर से पहले जैसी बीमार पड़ गई। पेट में बच्चा होने के बावजूद उसे उल्टियां शुरू हो गई और हालत बहुत गंभीर हो गई। तब मैंने दोबारा दादी को फोन किया। दादी ने कहा, हाँ फिर से जादू किया गया है, काला जादू अब भी चल रहा है। तब मैंने दादी से कहा, दादी अब क्या किया जा सकता है? दादी बोली, मैं तुम्हें ताबीज भेज रही हूं, इस बार तुम्हें आने की जरूरत नहीं, यही ताबीज काम करेगा। लेकिन याद रखना, ये बात किसी को नहीं बताना। हमने बहुत मुश्किल से दादी से ताबीज और पढ़ा हुआ पानी आदि हासिल किया। वो नुसरत को पिलाने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। तब दादी ने मुझसे कहा, अपनी अम्मी को मत बताना कि तुम्हारी बीवी ठीक हो रही है। बाद में मुझे राहत के जरिए पता चला कि मेरी अम्मी ने हमारे इलाके के एक बड़े हिंदू कबीराज को पकड़ा है। उस कबीराज से 10 लाख टके का समझौता हुआ है। अग्रिम 1 लाख रुपए दे दिए गए हैं और अगर नुसरत मर जाती है तो बाकी 9 लाख दिए जाएंगे। यानी पैसे देकर नुसरत को मरवाने की साजिश की गई थी। मैंने ये बात दादी को बताई तो उन्होंने कहा, ऐसा करो, अपनी अम्मी से कहो कि नुसरत की हालत और बिगड़ रही है। एक तय दिन उसे फोन करके बता देना कि नुसरत मर गई है। मैंने कहा, लेकिन अम्मी तो तब लाश देखना चाहेंगी, उसे देश भेजने को कहेंगी, तब मैं क्या करूंगा? दादी ने कहा, जरूरत पड़ी तो नाटक करना होगा। नुसरत को सफेद कपड़े पहनाकर, नाक कान में रुई डालकर मृतक की तरह तस्वीर खींचना। अगर अपना घर बचाना है, बीवी को बचाना है, तो यही करना होगा। उन्होंने ये भी कहा, तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हारी बीवी के बाल और कुछ चीजें हैं, उन्हीं से बार बार ताबीज बनाए जा रहे हैं। तुम जितने भी कटवाओ खत्म नहीं होंगे, एक दिन तुम्हारी बीवी मर ही जाएगी। इसलिए अपनी अम्मी को यकीन दिलाओ कि नुसरत सचमुच मर चुकी है। जरूरत हो तो वो नकली तस्वीरें भेजो, इससे तुम्हारी अम्मी कबीराज को पैसे देगी और कबीराज भी लालच में कहेगा कि काम पूरा हो गया। आखिरकार दादी ने मुझे अमावस्या की रात फोन करने का वक्त दिया। मैंने फोन कर अम्मी से कहा, अम्मी बहुत बड़ा हादसा हो गया, नुसरत मर गई। लेकिन मेरी अम्मी ने ना कोई दुआ की, ना इन्ना लिल्लाह कहा। उल्टा बोली, लाश देश मत भेजना, देश लाने में बहुत खर्चा और झंझट होगा, वहीं मिट्टी दे देना। तब मैंने नुसरत को सफेद कपड़े पहनाकर मृतक की तरह लिटाया और तस्वीर खींची। वे तस्वीरें अम्मी को भेज दी।
असल में जिंदा बीवी को मुर्दा बनाकर तस्वीर लेना, इसका दर्द दुनिया में कोई नहीं समझ सकता, सिर्फ मैं ही जानता हूं। अम्मी ने तस्वीरें देखकर यकीन कर लिया, लेकिन फिर भी कभी कभी वो वीडियो कॉल पर कब्र देखना चाहती थी। तब मैं कब्र जैसी एक जगह बनाकर दिखा देता, लेकिन उस कब्र के भीतर नुसरत नहीं थी, वो अब भी जिंदा थी। इसी तरह समय गुजरते गुजरते नुसरत के पेट से मेरी एक बेटी हुई, मैं पिता बना। फिर 1 साल बाद हमारा एक बेटा हुआ, उसके बाद और एक बेटा हुआ, यानी अब मेरे 2 बेटे और 1 बेटी हैं। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मैं हमेशा मां को फोन पर कहता था कि नुसरत मर चुकी है। लगभग 6 साल तक पूरे परिवार को इसी यकीन में रखा। कभी कभी वीडियो कॉल पर कब्र भी दिखाता और कहता, देखो अम्मी, नुसरत यहां दफन है। तब मां अफसोस कर कहती, हाय लड़की कितनी अच्छी थी, बचपन से हमारे साथ रही, कितना कुछ किया। 6 साल बाद इस साल फरवरी महीने में वही दोस्त की दादी जिन्होंने नुसरत को ठीक किया था, वो लीबिया आई। उनके साथ मेरे दोस्त की मां और कुछ रिश्तेदार भी थे। दादी ने नुसरत को देखा तो बहुत खुश हुई, उसे बेटी की तरह पुकारा। नुसरत ने उनके पैर छूकर सलाम किया। दादी ने उसे नया ताबीज और कुछ चीजें दी और कहा, अब तुम्हारी अम्मी कुछ नहीं कर पाएंगी, 6 साल गुजर चुके हैं, अब कोई जादू असर नहीं करेगा। लेकिन एक बात याद रखना, कभी अपने माँ बाप के पास मत जाना, खासकर अपनी माँ के पास। इसके बाद मार्च 2023 में मैंने अपनी पत्नी और बच्चों की एक तस्वीर फेसबुक पर अपलोड की। उसे मेरे भाइयों ने देख लिया और माँ को खबर दी। तब माँ को पता चला कि नुसरत असल में जिंदा है। मेरी माँ फिर अब्बा को लेकर लीबिया आ गई, नुसरत को मारने की नीयत से। करीब 1 महीने तक कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं कर पाई और आखिरकार वापस देश लौट गईं। आज तक मैं समझ नहीं पाया नुसरत का अपराध क्या था, क्यों मेरे माँ बाप उसके लिए इतनी नफरत और गुस्सा रखते हैं, क्यों उसे मार देना चाहते हैं। मेरे दोनों बड़े भाई शादीशुदा हैं, लेकिन यकीन मानिए उनकी बीवियां तक मेरी माँ को अम्मा कहकर नहीं बुलाती। मगर नुसरत रोज मुझसे पूछती है कि नाफियो, अम्मी कैसी हैं, ठीक हैं, खाना खाया, हालचाल लिया। कभी कभी मुझे लगता है कि ये दुनिया अच्छे लोगों के लिए नहीं है, ये दुनिया बुरे लोगों के कब्जे में है। अच्छे लोग यहां टिक नहीं पाते। इतना सब होने के बाद भी आज तक मेरी मां अलग अलग लोगों से मिलकर नुसरत को इस दुनिया से हटाने की कोशिश करती हैं। मैंने अपने परिवार को साफ कह दिया है कि मुझे कोई संपत्ति नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपनी बीवी और बच्चों के लिए दुआ चाहिए। लेकिन मेरी मां ने मुझसे सीधे कहा कि मैं मजार पर सिन्नी दूंगी ताकि तेरी बीवी मर जाए। मैं सिर्फ अपनी मां से एक बात कहना चाहता हूं, मां, तुम क्यों बोल रही हो कि कभी तुम्हारी भी एक सास थी? मेरी दादी ने कभी तुम्हारे साथ ऐसा जुल्म नहीं किया, तो फिर तुम सास बनकर मेरी बीवी पर इतना जुल्म क्यों कर रही हो? हम नहीं जानते हम कितने दिन जिंदा रहेंगे या कितने दिन ये जंग जारी रख पाएंगे, लेकिन आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि मेरी मां के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उन्हें हिदायत दें, उनके दिल को सुकून दे।